कुछ किस्से कुछ कहानियों में कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें। आप इसे सुन रहे हैं मेरी यानी शिखा की आवाज में। इस कहानी की 8वीं कड़ी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। कानून की जानकारी। माया रानी से मिलने के बाद पारस सीधा अपने मित्र रोहित के घर गया। रोहित नरूला साहब का लड़का था जो शहर के माने हुए वकील थे। रोहित नरूला पारस से 2 क्लासें आगे था, पर वह पारस को बहुत मानता था। उसकी प्रतिभा से वो बहुत प्रभावित था। इतने दिनों बाद अचानक पारस को अपने घर आया देख रोहित बड़ा खुश हुआ। उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, क्या हालचाल है? आज सुबह सुबह कैसे कष्ट किया? मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। पारस ने कहा, मुझे आपके पिताजी से काम है, मुझे कृपया उनसे मिलवा दो। रोहित ने पारस को गौर से देखा। अरे पारस, तुम कुछ घबराए हुए से लग रहे हो। पिताजी तो किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं, पर मुझसे कहो ना। ओह, पारस ने कुछ निराशा भरे स्वर में कहा, तब क्या होगा? तुम अपनी बात तो कहो। रोहित ने पारस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तब पारस ने धीरे धीरे माया रानी वाली सारी घटना रोहित को बता दी। पूरी बात जानकर रोहित ने कहा, बस इतनी सी बात? ये कोई खास मामला नहीं बनता, इसमें ज्यादा पेचीदगी भी नहीं है। मैं जानता हूँ बाल अपराधों के केसों का कैसे निपटारा होता है। पिताजी की कोई वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां अदालत में तो कोई भी सिपाही वर्दी तक पहनकर नहीं आ सकेगा। घबराने वाली तो कोई भी बात नहीं है पारस जी। वह तो बाद की बातें हैं, पारस ने कहा। अब क्या किया जा सकता है? रोहित ने कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरअसल आम लोगों को कानून के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती, तभी वे जरा सी बात को एक बड़ी मुसीबत समझ लेते हैं। जब सब लोगों को माया रानी से इतनी सहानुभूति है तो वे तुरंत उसी समय उसकी जमानत ले सकते थे। खामखा उस बेचारी को 3 दिनों से सुधार गृह में रखा हुआ है। जब ये दोनों दोस्त माया रानी के मामा को साथ लेकर बाल सुधार गृह पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। 1-2 कर्मचारी रोहित को पहचानते थे। रोहित ने उन्हें बताया कि ये माया रानी के मामा हैं। शायद पुलिस पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि यह माया रानी बहुत ही गरीब घर की लड़की है। मामा को देखकर तो ये बात और भी पक्की हो गई कि इनसे पैसे वैसे कुछ नहीं मिल सकते। वैसे उन्हें माया रानी के खिलाफ ना कोई गवाही और ना कोई पक्का सबूत अभी तक मिल पाया था। इसीलिए बड़े इंस्पेक्टर ने अब बिना ज्यादा बहस किए माया रानी को छोड़ दिया। कहा, तकलीफ के लिए क्षमा करें, हमें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। आप लोगों को कक्कड़ साहब की चोरी का कोई सुराग मिले तो हमारी मदद जरूर कीजिएगा। जरूर जरूर, पारस ने कहा, और सब लोग माया रानी को साथ लेकर खुशी खुशी लौट आए। मोहल्ले में आकर पारस ने रोहित का धन्यवाद किया और कहा, फिर कभी भी आपकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है, मैं हमेशा तैयार हूँ। रोहित ने पारस के कंधे पर थपकी देते हुए प्यार किया। किसी बात की चिंता मत करना पारस। फिर रोहित अपने घर को चला गया। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि माया रानी बिना किसी आरोप की लौट आई है। जो काम कोई भी नहीं कर सका वो पारस ने कर दिखाया। इससे कक्कड़ साहब की पत्नी बुरे तरीके से जल भून गई। लेकिन इतने लोगों का पारस की ओर झुकाव देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ लोग आकर पारस की पीठ ठोकते रहे। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। दूसरे दिन स्कूल की छुट्टी थी। पारस सारा दिन अपनी कॉपी किताबें ठीक करता रहा। कृपाल, दयाल और नरोत्तम को भी पारस के लौटने का पता चल गया। वे तीनों दोस्त शाम को पारस के घर आ पहुंचे। पारस अपने प्रिय मित्रों से मिलकर बहुत खुश हुआ और पूछा, स्कूल में आगे क्या क्या पढ़ाया जा चुका है? मैं तो बहुत पिछड़ गया। किसी ने भी पारस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सबने जैसे थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लिया। पारस को कुछ शक हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ने पूछा, बात क्या है? आप सब अचानक चुप क्यों हो गए? तब कृपाल ने धीरे से कहा, क्या बताए पारस, तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया गया है। क्यों? पारस एकदम से चौंक गया। कैसे बताएं? नरोत्तम कहने लगा, बहुत लंबी कहानी है। तुम्हारे पीछे बहुत सारे कबाड़े हो गए।
पर मैं छुट्टी का प्रार्थना पत्र तो दे गया था और फीस भी। दयाल, तुमने कहा था मैं जमा करा दूंगा, फिर ये सब कैसे हुआ? पारस ने उसे चिंता भाव से पूछा। दयाल ने बताया, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा दिनों की छुट्टी की थी, इसीलिए इसे लेकर मैं खुद प्रिंसिपल के कमरे में देने जा रहा था। प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाहर ही आहूजा सर मिल गए। पूछने लगे क्या काम है प्रिंसिपल साहब से। मैंने बताया कि पारस के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वह उनको लेकर बाहर जा रहा है। ये रही उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन, इसे ही प्रिंसिपल साहब को देना है। तो इसे प्रिंसिपल साहब को देने की क्या जरूरत है? क्लास टीचर को देनी चाहिए। लाओ, अब मुझे ही दे दो, मैं अपने आप देख लूंगा। फिर एप्लीकेशन उन्होंने मुझसे लेकर अपनी जेब में रख ली। फीस के दिनों में जब मैं तुम्हारी फीस जमा करवाने गया तो बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब पारस लौटेगा तो खुद दे देगा। इस तरह से एप्लीकेशन गुम करके और फीस ना मिलने का बहाना बनाकर उन्होंने तुम्हारा नाम ही रजिस्टर से काट दिया है। दयाल चुप हुआ तो नरोत्तम कहने लगा, पारस, ये तो सीधी सीधी 420 है। तुम्हारे पीछे हम लोगों की राम निगम के साथियों के साथ काफी हाथापाई होली। हर रोज किसी न किसी बहाने आ टकराते, झगड़ा करते और हाथ तक उठा देते। अब जरा तुम ही सोचो, कोई कितना ही शांत तबीयत का हो, कब तक चुप रहेगा? मैं एक रोज अपने पिताजी को लेकर प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। प्रिंसिपल साहब ने बड़े तपाक से पिताजी से हाथ मिलाया। शिकायत सुनकर हंसने लगे। कटारिया साहब, आप भी कौन से पचड़ों में फंस गए? बच्चे हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर दोस्ती कर लेते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे ऐसा ही करते थे। क्या आप अपना जमाना भूल गए? कुछ इसी तरह की कई और मीठी मीठी बातें करते रहे। फिर एक दफा पिताजी से हाथ मिलाकर उन्हें वापस भेज दिया। मुझे उसी दिन से संदेह होने लगा था कि प्रिंसिपल ही राम निगम गुट के लड़कों को उकसा उकसा कर हमें अपमानित करवा रहे हैं। फिर एक दफा तो कॉलेज के लड़के भी हमें मारने आ गए। ये देखो, कृपाल के सिर में अभी तक चोट के निशान है। हम सबने भी जमकर मुकाबला किया था। राम निगम को भी काफी चोटें आई थी। ये सब सुनकर पारस भौंचक्का रह गया। तब से आए दिन हमारे खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करने की चेष्टा करते रहते हैं। हम पर तो अभी पूरा बस चला नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बना लिया। हम पर तो अभी पूरा बस चला ही नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बना डाला, तुम्हारा नाम काटकर। कहते हैं यही पारस इन सब का लीडर है। ये सब सुनकर एक बार तो पारस सन्न रह गया। उसने सोचा, पापा कुछ कहे ना कहे, मम्मी तो जरूर बिगड़ेंगी। तुम बड़े लीडर बने फिरते हो, सबको नेता बनने का शौक पैदा हो गया है, अपना जीवन और भविष्य चौपट करके छोड़ोगे। पारस की परेशानी के भाव उसके मित्रों से छिपे न रहे। दयाल ने कहा, चिंता न करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें स्कूल में वापस नहीं लिया गया तो हम भी स्कूल छोड़ देंगे, आंदोलन करेंगे। ऐसी बात नहीं कि दूसरे लड़के हमारा साथ न दे। ज्यादातर लड़के तुम्हारे और हमारे पक्ष में हैं। याद रखो, दुनिया में हमेशा शरीफ और अच्छे लोगों की संख्या बेईमानों और गुंडों से बहुत ज्यादा होती है। कमी बस यही होती है कि वे संगठित नहीं हो पाते। अब कि हमें हर तरफ से समर्थन मिला है। दूसरे बहुत सारे लड़के भी इस शरारती टोली से बहुत तंग आ चुके हैं। कहो, क्या कहते हो पारस? हमें तुम्हारा ही इंतजार था। दयाल की बात से पारस बहुत प्रभावित हुआ। उसे बल भी मिला। एक बार तो मन में आया कि चलो, निकल चलो, छेड़ दो आंदोलन, देखी जाएगी। फिर उसने अपने आप को थोड़ा काबू किया। सोचा, ऐसा आंदोलन हमें कहीं गलत रास्ते पर बहा कर न ले जाए। अरे, तुम कुछ बोलो तो सही पारस। पारस को एकदम गुमसुम देखकर नरोत्तम थोड़ा घबराकर बोला। पारस ने कहा, इससे और कुछ हो ना हो, हम सबकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो तो है, कृपाल ने कहा, पर और कौन सा सही रास्ता है? कब तक हम शरीफ लड़के इन गुंडों की धौंस सहते रहेंगे? तब ठीक है, पारस ने कहा, पर एक बार हम यादव सर से सलाह कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या तुम कौशल यादव सर की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, उन्हीं की। पर वे अब हमारे स्कूल में कहाँ हैं? दयाल ने कहा। तो फिर कहाँ गए यादव सर? पारस फिर से घबरा गया। मैं 1.25 महीने के लिए बाहर क्या गया? मेरे पीछे कुछ दिनों में ही इतना उलट पुलट कैसे हो गया? दयाल ने कहा, पारस,
परेशान क्यों होते हो? यादव सर हैं तो इसी शहर में। प्रिंसिपल और उनके साथियों की अनीतियों के कारण ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। पर बात क्या हुई थी? पारस ने कहा। नरोत्तम ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये सब उन्हीं से पूछ लेना, वही तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताएंगे। वे जैसी सलाह दे हमें बता देना। अब बहुत देर हो चली है, हमें चलना चाहिए, घर वाले चिंता करते होंगे। इसके बाद पारस के सभी मित्र वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का भाग 8वां। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।